हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स और उसकी भी पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, इस मतलब ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक दी हुई है उसके अंदर जो पेज नंबर 32 है उसके ऊपर पहला मतलब कुछ एक्सरसाइज क्या है वो आपको दी गई है। उस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 है वो ये है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। The product were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. Okay, इस रिएक्शन के अंदर क्या है? ओके, इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट। कितना लिया है आपने? 5.3। और इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन आपने किससे कराई है? 6 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ में कराई है। ओके, जब ये दोनों कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो एज ए प्रोडक्ट आपको मतलब क्या मिलता है? 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, 0.9 ग्राम वाटर मिलता है और 8.2 ग्राम आपको क्या मिलता है? सोडियम एसिटेट मिलता है। तो आपको ये इस क्वेश्चन के अंदर ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है तो इसके अंदर ये बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मास का जो रूल है वो लो अप्लाई होता है या नहीं होता है, ये आपको समझाना है। क्लियर? अब इस ये जो केमिकल ये जो क्वेश्चंस है उसके अंदर आपको केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये दिया गया है कि सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब भी आप एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? सोडियम एसिटेट मिलता है, दूसरा प्रोडक्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और तीसरा प्रोडक्ट आपको वाटर मिलता है। क्लियर? ये आपकी मतलब क्या है? मतलब ये आपके क्वेश्चंस में बताया गया है। अब इसका ये सॉल्यूशन है कि आपने सोडियम कार्बोनेट कितना लिया है? 5.3 ग्राम। एसिटिक एसिड कितना लिया है? 6 ग्राम। ओके, जब सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सोडियम एसिटेट बनता है और उसका कितना अमाउंट होता है? 8.2 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है दूसरा प्रोडक्ट, उसका अमाउंट कितना है? 2.2 ग्राम। और जो वाटर बनता है वो कितना बना है? 0.9 ग्राम। ओके, तो ये जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर होते हैं जो मतलब हम केमिकल्स लेते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। ओके, और इनके रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड हमें मिलते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, as per the law of conservation of mass, the total mass of reactant must be equal to the total mass of product। मतलब जो मास ऑफ कंजर्वेशन का जो लॉ है वो ये होता है कि जब भी कोई दो मतलब कंपाउंड के बीच में केमिकल रिएक्शंस जो होती है तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट का जो मास होता है वो हमेशा रिएक्टेंट का जो टोटल मास जो होता है वो हमेशा क्या होगा? जो प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, जैसा कि क्या था कि मतलब कुल मिला के कहने की बात ये थी कि जो ऊपर कुल मिला के जो रिएक्शन हुई है उसके अंदर हमें LHS लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी प्रोडक्ट थे उनका मास किसके इक्वल होना चाहिए था और राइट हैंड साइड के जितने भी प्रोडक्ट बने हैं उसके मास के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो हमने देखा कि हमारे पास 5.3 ग्राम 6 ग्राम ये किसके मास है? रिएक्टेंट के मास है। ओके, और जब इन दोनों के बीच में इन दोनों के जो रिएक्टेंट के मास के बीच में जब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई तो हमें प्रोडक्ट का ये वाला मास में हमें मतलब जो प्रोडक्ट मिले वो इस वाले मास में मिले, तो उनका मास कितना था? 2.2 ग्राम, 0.9 ग्राम, 8.2 ग्राम। जब आप 5.3 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 11.3। इसी तरीके से 2.2, 0.9 और 8.2 को भी आप टोटल करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 11.3। ओके, तो इसके अंदर क्या हुआ कुल मिला के कि ये जो है रिएक्टेंट के मास हो गए वो कितना हुआ? टोटल 11.3। और जो हमें प्रोडक्ट मिले उसका भी टोटल कितना हुआ? 11.3। ओके, तो ये जो मास ऑफ कंजर्वेशन का रूल होता है वो यही होता है कि रिएक्टेंट जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, तो हमें यही चीज प्रूव करनी थी। Hence the observations are in agreement with the law of conservation of mass। मतलब जो ये ऑब्जर्वेशंस आई है ना, ये जो हमने केमिकल रिएक्शन करी है
उसके बाद ये जो रिजल्ट आया उसके अंदर हमें पता मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन सा रूल अप्लाई होता है, मास ऑफ कंजर्वेशन का रूल जो होता है वो अप्लाई होता है। ओके, यदि आपको इस क्वेश्चंस के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर डाल सकते हैं। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है पेज नंबर 32 का क्वेश्चन 2 करते हैं। इसमें ये बोला गया है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। मतलब जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो होती है, मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं 1:8 के रेशियो के अंदर मतलब क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। ओके, तो क्या बनाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल्स बनता है। वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है H2O। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसमें ये पूछा गया है कि मतलब जब आपको 3 ग्राम मतलब आपको वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए आपने कितनी हाइड्रोजन गैस ली है, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली है। ओके, तो अगर आपको इस 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस से H2O मॉलिक्यूल्स बनाना है तो आपको ऑक्सीजन का कितना मास जो होता है उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। वी नो हाइड्रोजन एंड वाटर मिक्स इन द रेशियो 1:8। हमेशा हम मतलब ये जब भी वाटर का मॉलिक्यूल्स बनेगा तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन और वाटर का जो रेशियो होता है बाय मास वो कितना होता है, हमेशा 1:8 होता है। ओके, ये लर्न करने वाली बात चीज है। ओके, फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इट इज 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इस रेशियो का मतलब क्या हुआ कि जब आप 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो आपको कितनी ग्राम ऑक्सीजन चाहिएगी, 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिएगी वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, मतलब H2O बनाने के लिए। ओके, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस से यदि आपको वाटर मॉलिक्यूल बनाना है तो कितनी ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस है कि जब आप इसको 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से वाटर मॉलिक्यूल बनाना है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो यदि आपको 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बनानी है तो आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, मतलब ये 3 × 8 मतलब 24 ग्राम। ये तो एकदम नॉर्मली, इसमें क्या है मल्टीप्लीकेशन वाला जो है वो लो जो होगा वो अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम का दिया होगा और आपको 3 ग्राम का पूछा है। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 × 8 मतलब 24 ग्राम। और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। Hence 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन would be required for the complete reaction with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यदि मतलब आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस को मतलब उससे अगर आपको वाटर बनाना है तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए आपको, 24 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो उसको रिक्वायर्ड चाहिए इस पूरी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। इस केमिकल रिएक्शन में हम कुल मिला के क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करके H2O बना रहे हैं। ओके, अब यही जो आंसर है इसका ये एक सेकंड मेथड भी है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास इन वाटर इज कितना होता है, 1:8। ये कंफर्म है। ओके, मतलब यहाँ पे यही बताया गया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। क्लियर, तो आपके पास हाइड्रोजन कितनी है 1 और ऑक्सीजन जो है कितनी है 8, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1:8। और आपको कितने ग्राम मतलब आपको कितनी वो लेनी है, हाइड्रोजन लेनी है 3 ग्राम लेनी है, तो आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे आप इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ओके, तो आप इसको जब पूरा ऐसे सॉल्व करेंगे ना मैथमेटिकल मेथड से तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 ग्राम आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर है कि यदि आपको 3 ग्राम मतलब हाइड्रोजन गैस से वाटर मॉलिक्यूल्स बनाना है तो आपको कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस जो होगी वो आपको क्या होगी, इस पूरी कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर होगी। ओके, अभी आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताया गया है 1:8, और ये हमेशा डेफिनेट होता है। जैसे कि आपने कंपाउंड ले लिए, वाटर ले लिया, तो वाटर के अंदर हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या होते हैं, वाटर बनता है। ओके, और इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है बाय मास वो कितना होता है, 1:8 होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय मास। ओके, अब ये जो सेकंड है अमोनिया, जो अमोनिया जो होता है उसके जो कंबाइनिंग एलिमेंट जो होते हैं वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होती है। मतलब अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ओके,
NH3 का मतलब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, और इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो 14:3 के रेशियो के अंदर क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं बाय मास। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। मतलब इसके अंदर मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे मिलकर बनी है, कार्बन और ऑक्सीजन से। और ये दोनों जो एलिमेंट जो है वो कौन से रेशियो के अंदर मिक्स होते हैं, 3:8। आपको कभी रेशियो दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो आपको ये जो टेबल्स जो है वो इसको क्या करना है, अच्छे से लर्न कर लेनी है। ओके, तो यदि आपको इस क्वेश्चन 2 में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम पेज नंबर 32 की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका क्वेश्चन 3 ये है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी। उस एटॉमिक थ्योरी के अंदर उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर, साइज के बारे में क्या किया था, समझाया था। ओके, तो उसको समझाने के लिए उन्होंने उस एटम से रिलेटेड क्या दिए थे, स्टेटमेंट्स दिए थे। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो है वो किसको शो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी which is a result of the law of conservation of mass is atoms can neither be created nor destroyed। तो सबसे पहले इसके अंदर ये आया है कि जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसका कौन सा पोस्टुलेट, कौन सा स्टेटमेंट है जो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो वो स्टेटमेंट या वो पोस्टुलेट जो है वो ये वाला है कि जो एटम्स जो होते हैं उसको हम ना तो क्या है कि क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो यदि किसी भी एटम को जब हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, तो केमिकल रिएक्शन जब होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या होता है, इक्वल होता है। और यही चीज क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। ओके, अब इसी को हम इस पिक्चर से समझ लेते हैं कि मतलब ये जो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था कि जो नीदर्स कैन बी नाइदर बी डिस्ट्रॉय और नॉर बी क्रिएटेड। तो अब हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स लिया है और ये दो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कि जैसे कि डाल्टन ने बोला कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसके अंदर जो एटम्स जो होते हैं उसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस बात को हम समझ लेते हैं कि ये जो है, ये जब केमिकल रिएक्शंस हो रही है ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स। ओके, ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स। ओके, ये दो हाइड्रोजन के एटम और ये ऑक्सीजन का एक एटम। तो जब रिएक्शन हुई तो क्या बना, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स बना जिसके अंदर भी क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब केमिकल रिएक्शन नहीं हुई थी तो उससे पहले भी कितने एटम थे, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम था। जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो उसके बाद भी क्या हुआ कि दो मतलब जो मॉलिक्यूल्स बना वाटर का H2O उसके अंदर कितने एटम है, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के हैं। तो मतलब यहाँ पे हो गया कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगी उसके अंदर हम ना तो एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं, ओके, और ना ही इसके अंदर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कुल मिला के जो मतलब ये तीन तरह के एटम्स ने क्या किया, केमिकल रिएक्शन करी और हमें जो यहाँ पे मिले तीन तरह के एटम्स जो है वो मिले हैं। मतलब इस तरीके से जो एटम्स जो हैं उनके अंदर नहीं तो क्रिएशन हुआ है और नहीं डिस्ट्रक्शन हुआ है। ओके, तो ये डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है ना उसका ये स्टेटमेंट को प्रूव करता है। अब हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से समझ लेते हैं कि ये जो ऑक्सीजन का क्या है, एक एटम है जिसका जो मास जो होता है वो क्या है, 16 मतलब U है। ओके, और ये जो दो हाइड्रोजन के एटम है उसका मास कितना है, 2 है। और जब इन दोनों ने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके क्या बनाया, एक वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनाया, तो उसका मास क्या है, 18। ओके, तो आप देखेंगे कि जब केमिकल रिएक्शंस हुई है उससे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का मास जो है वो कितना है, 16 + 2।
तो कितना हुआ 18। ओके, जब केमिकल रिएक्शन हो गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स बना है वो कितना हुआ है 18। उसका मास कितना है 18। तो कुल मिला के जब केमिकल रिएक्शन हुई थी उससे पहले जो रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनका मास भी 18 था, और जब रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट H2O बना है उसका मास भी कितना है 18। तो ये वाला जो स्टेटमेंट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अगर ये सब जो है मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब अप्लाई होगा, कि जब एटम्स का जो नंबर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जब एटम्स जो होंगे ना तो उनको डिस्ट्रॉय होगा और नहीं क्रिएटेड होगा केमिकल रिएक्शन में, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो रूल होगा वो अप्लाई होगा। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें जो है वो क्या है, एक दूसरे को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। ओके, आपको अगर वीडियो के इस पार्ट के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 32 का ये क्वेश्चन 4। विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। मतलब डाल्टन ने क्या दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो उनका कौन सा पोस्टुलेट, कौन सा स्टेटमेंट जो होता है वो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस के रूल को मतलब क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। So the postulate of Dalton's atomic theory that can explain the law of definite proportion is the relative number and kinds of atoms are equal in given compound। मतलब जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसका ये वाला जो स्टेटमेंट है कि कोई भी मतलब कंपाउंड जो होता है उसके मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद में जो कंपाउंड बनता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और काइंड ऑफ एटम्स जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। और यही वाला जो स्टेटमेंट जो है वो किसको शो करता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस को एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के अंदर भी यही होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके बाद में क्या होता है, मतलब उस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, दो एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होंगे, एक डेफिनेट रेशियो के अंदर क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, और कंबाइन होने के बाद में क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और डाल्टन ने उसको ये समझाया था कि जो भी कंपाउंड बनेगा उसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स और काइंड ऑफ एटम्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, इस पिक्चर से हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, कि जब भी दो हाइड्रोजन के एटम, ओके ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन के एटम है और ये ऑक्सीजन का एटम है, जब भी दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स बनता है। और वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2 होता है। ओके, तो इसके अंदर ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि हमेशा मतलब क्या होगा कि दो हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो हमेशा एक हाइड्रोजन एटम के साथ ही कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1 का होगा। ओके, यहाँ पे 1:2 लिखो या 2:1 लिखो, एक ही बात होगी, लेकिन आपको वहां पे जो रेशियो होगा वो ऑक्सीजन रेशियो हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा या हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो मतलब चीज है वो किसको शो कर रही है, वो शो करिए लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस को क्या करिए, शो। अब डाल्टन ने इसको कैसे समझाया था, कि डाल्टन ने ये बोला था कि जो भी कंपाउंड बनता है उसके अंदर जो एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो और उनका जो टाइप जो होता है वो सेम होता है। जब अब ये हमारे पास क्या बना कि कौन सा कंपाउंड बना है, यहाँ पे H2O बना है। ओके, ये H2O बना है, H2O के अंदर क्या होंगे, H2O कैसे बना है, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। ओके, जब क्या होगा कि जब दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो डाल्टन ने ये समझाया था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद में जो भी कंपाउंड बनेगा उसके अंदर क्या होगा कि जो मतलब जिनसे वो मिलकर बना है, जिन एलिमेंट से मिलकर बना है वही एलिमेंट जो होंगे उसके अंदर उतने ही मतलब नंबर और मतलब उनका जो टाइप होगा वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन के एटम से मिला, तो आप ये देखेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर भी क्या है,
दो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या है कि ये जो मतलब बताया था कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस जो है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट ने। ओके, तो इससे आपने ये समझ लिया। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि मतलब ये जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके अंदर ये भी बताया था कि जो एटम्स जो होते हैं उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर जो मतलब जो पहले रिएक्टेंट का जो टोटल मास जो होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो इस तरीके से जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उन्होंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों रूल्स को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। यदि आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।